Hello everyone. So in this video we are going to revise most important MCQs of class 8 social science NCERT exploring society India and beyond. सभी चैप्टर्स के 10 MCQs देखेंगे और इनके शॉर्ट आंसर प्रैक्टिस जो होते हैं जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं. आप ट्राई करिएगा मार्क करने का, फिर आंसर्स देखिएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें व्हेन डज एन एलिमेंट, पहला चैप्टर हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, राइट. तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन डज एन एलिमेंट ऑफ नेचर बिकम अ रिसोर्स. नेचर का कोई एलिमेंट रिसोर्स कब बनता है? व्हेन इट एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट, व्हेन ह्यूमंस यूज इट फॉर सस्टेनेंस और क्रिएट यूजफुल थिंग्स फ्रॉम इट, व्हेन इट इज फाउंड अंडरग्राउंड, व्हेन इट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो क्या है इसका आंसर? व्हेन ह्यूमन यूज इट फॉर सस्टेनेंस और क्रिएट यूजफुल थिंग्स फ्रॉम इट. नेचर से कोई चीज मिल रही है, उसको जब ह्यूमन बीइंग अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने गुजारे के लिए या फिर उसको जरूरत की किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन है एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम्स रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमंस यूज देम फॉर देयर नीड्स और ट्रांसफॉर्म देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, trees become a resource when their wood is used to make furniture. The next question is which of the following is a condition for something to be considered a natural resources. Natural resources किसी चीज को हम कब कहते हैं? इनमें से कौन सा है? तो it must be available everywhere, it must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. It must be expensive, it must be non-renewable. So correct answer is B, जो कि technologically accessible हो, economically feasible हो और culturally acceptable हो, उसे हम natural resources कहते हैं. और natural resources should be accessible with अवेलेबल टेक्नोलॉजी. जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे हम उसको निकाल सके, यूज कर सके. इट्स यूज शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, इतना महंगा भी ना हो कि हम उसको यूज ना कर सके. एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. और कल्चर जहां से भी जो भी रिसोर्सेज मिल रहा है वहां के कल्चर में भी वो सारी चीजें ठीक हों. ऐसा नहीं है कि किसी की कल्चर को, किसी के ट्रेडिशन को नुकसान पहुंचाकर और वो चीजें फिर हम यूज करें, राइट. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ. इनमें से कौन सा लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? गोल्ड, पेट्रोलियम, एयर या मार्बल. रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? सो एयर. एयर के बिना हम सांस नहीं ले सकते. सो एयर, वाटर, फूड आर एसेंशियल फॉर लाइफ. ह्यूमंस डिपेंड ऑन दीज रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल एंड कैन नॉट मैन्युफैक्चर देम देमसेल्व्स. ये चीजें एयर, वाटर और फूड हम खुद से नहीं बना सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली अ रिसोर्स यूज फॉर मेकिंग मटेरियल. इनमें से कौन सा रिसोर्स जो है यूज होता है मटेरियल बनाने के लिए? वुड, एयर, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सनलाइट फॉर वार्मथ. क्या होगा इसका आंसर? सो वुड. Natural resources such as wood, marble, coal, gold can be used to create physical objects and materials for human use. Now next is which of the following is renewable resource which when managed sustainably. अगर हम सस्टेनेबल तरीके से मतलब जुडिशियसली किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है? कोल, पेट्रोलियम, solar energy या natural gas. So solar energy is the correct answer. Solar energy is renewable because sunlight is naturally replenished. Other examples include wind energy, flowing water and timber when forests are allowed to regenerate. Then next is what is meant by restoration of a natural resources. Natural resources का restoration क्या होता है? Using a resource faster, कि हम जल्दी जल्दी resources को use करें. Returning something damaged or degraded to its original healthy state. Completely replacing nature with machines. Extracting more resources from earth. तो इसका मतलब क्या है? Restore करना है ना हमें natural resources को. तो इसका मतलब जो original healthy state है उसमें वापस ले जाना. Returning something damaged, जो damage हो चुकी है, degrade हो चुकी है, उसको उसकी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में ले जाना, इसे कहते हैं रिस्टोरेशन. सो रेस्टोरेशन मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग दैट हैज बीन डैमेज्ड और डिग्रेडेड बैक टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी कंडीशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कैन a renewable resource become non-renewable in practice if it is used faster than nature can regenerate it. अगर हम उससे ज्यादा स्पीड में उसको यूज करें जिसमें नेचर जनरेट कर रही है कोई भी चीज को, तो हमें ये बताना है. देन इफ इट इज फाउंड इन फॉरेस्ट, जंगलों में अगर कोई चीज मिलती है, अगर केयरफुली हम यूज करते हैं, इफ इट इज नेचुरली रिप्लेनिश्ड. तो इसमें पूछा है व्हाई कैन अ रिन्यूएबल बिकम नॉन रिन्यूएबल. कोई भी रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल कब हो जाता है? जब हम उसको
उसको फास्टर यूज करते हैं, नेचर जितनी जल्दी जनरेट कर रही है, उसको बना रही है, उससे भी फास्ट अगर हम यूज कर रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज ए, इफ इट इज यूज्ड फास्टर देन नेचर कैन रीजनरेट इट. एक्सप्लेनेशन है, रिन्यूएबल रिसोर्स रिमेन रिन्यूएबल ओनली व्हेन देयर नेचुरल साइकिल ऑफ restoration and regeneration are not disturbed. Overuse can eventually deplete them. The next question is, what is the resource curse or paradox of plenty? So resources curse क्या होता है? When a country has no natural resource, कि किसी country के पास कोई natural resource नहीं है. When abundant natural resources do not automatically lead to economic prosperity. Then when resources are equally distributed everywhere. When renewable resources increase rapidly. तो इसका आंसर क्या होगा? When abundant natural resources do not automatically lead to economic prosperity. मतलब having abundant natural resources does not guarantee that a region or country will become prosperous. किसी region में, किसी country में natural resources अगर present है, तो ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा समृद्ध राष्ट्र होगा, क्योंकि डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी. उस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, उसको एक्सट्रैक्ट करने की स्किल्स है कि नहीं, इंडस्ट्रीज है कि नहीं, गवर्नेंस कैसा है, प्लानिंग कैसी, सारी चीजें मिलकर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी होती है. देन क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट फ्रॉम irresponsible use of natural resources? Biodiversity increase, pollution and biodiversity loss, अनलिमिटेड रीजेनरेशन, कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो इनमें से कौन सा रिजल्ट है किस चीज का अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को इरिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हैं? तो सो सिंपल सा आंसर इसमें दिख रहा है कि पोल्यूशन बढ़ेगा और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा. इरिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन कॉज पोल्यूशन, biodiversity loss and climate change. Sustainable and careful use is therefore necessary. Then which practice can help in responsible use and regeneration of natural resources? कौन सी प्रैक्टिस इसमें से हेल्प करती है रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करने में और रीजनरेट करने में नेचुरल रिसोर्सेज को? वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. सो हम कौन सा इसमें से यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करने के लिए? सो एक तो वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और वाटर को रीयूज कर सकते हैं. सो वाटर हार्वेस्टिंग, रेजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स. रेजुविनेट मतलब कि जैसे कोई चीज पुरानी है, खराब हो रही है, उसमें कुछ सुधार कराना, उसका दोबारा से उसको पुनः निर्माण कराना. रिड्यूस, पुनः निर्माण तो नहीं कहेंगे, जैसे बिल्डिंग कोई खराब होती है तो उसको हम ठीक करवाते हैं ना, वो. तो रिड्यूसिंग, तो पॉन्ड्स वगैरह को रिजुविनेट कराना, रिड्यूसिंग वेस्टफुल वाटर कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम वेज टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली. सो ये चैप्टर 1 हमने देख लिया, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. नाउ अब हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो हिस्ट्री का है. सो चैप्टर 2 है हमारा रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच सेंचुरी डिड अ न्यू एरा बिगिन इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री विद इन्वेजन फ्रॉम बियॉन्ड हिंदकुश माउंटेन्स. जो हिंदकुश माउंटेन रेंज है उससे परे से, उसके पार से कब ये हमारे यहाँ पर इन्वेजन स्टार्ट हुए? नया इरा कब से स्टार्ट हुआ? 5th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 11th सेंचुरी या 15th सेंचुरी? सो 11th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर. अ न्यू एरा बिगिन इन अर्ली 11th century when invasions from beyond the Hindu Kush mountains significantly reshaped India's political map. The next is, from which regions did many of the invaders who entered India during this period originate? इस समय में किधर से सबसे ज्यादा इन्वेडर्स जो हैं, जो आक्रमणकारी होते हैं, जो लूटने आते हैं, वो किधर से आते थे? सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्ट अफ्रीका. सो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल एशिया. Many of the invaders were Central Asian, particularly Turkic or Afghan. They were attracted by India's wealth, territorial ambitions, and in some cases the desire to spread their religious belief. जो हमारे यहाँ पे धन संपत्ति थी उससे अट्रैक्ट होते थे, एरिया को कंट्रोल करने के लिए, और जो उनका धर्म था वो उसको भी फैलाने के इरादे से इन्वेड किया करते थे कंट्रीज को. देन थर्ड क्वेश्चन इज, हु एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर अलोंग विद हिज ब्रदर बुक्का राय? सो किसने स्टार्ट किया था विजयनगर एम्पायर बुक्का के साथ? कृष्णदेव राय, हरिहर, राणा कुंभा या अकबर? बहुत सिंपल सा आंसर है हरिहर बुक्का, आपको याद होना चाहिए, ठीक है. सो हरिहर, इन 14th century द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का राय, हरिहर राय एंड बुक्का राय रिजेक्टेड दिल्लीज अथॉरिटी. उन्होंने दिल्ली की प्रभुता को
को मना कर दिया था and established an independent kingdom that grew into powerful Vijayanagar Empire. The next is which city was capital of Vijayanagar Empire? इनमें से कौन सा विजयनगर की कैपिटल थी? दिल्ली, आगरा, हम्पी या पटना? तो सिंपल सा आंसर है इसका हम्पी. विजयनगर with its capital at Hampi became a major center of political power, trade and culture in southern India. The next question is which battle in 1565 led to the destruction of city of Vijayanagar? कौन सा इसमें से बैटल हुआ था 1565 में जिसने विजयनगर एम्पायर को सिटी को पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ तलई कोटा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ सराय घाट. सो करेक्ट आंसर इज तलई कोटा. Battle of Talaikota was fought in 1565. Following the battle, the city of Vijayanagar was destroyed, making a major turning point in the history of empire. Then who established Mughal Empire in India after his victory in first battle of Panipat? पहला बैटल जब हुआ पानीपत का, आप मुझे ईयर बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस ईयर में हुआ था और कौन जीता था इसमें. और फिर उसके बाद मुगल एम्पायर की नींव रखी इंडिया में किसने? अकबर, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब? सो करेक्ट आंसर इज बाबर. बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. सॉरी मैंने आंसर यही दिखा दिया. वैसे जो बच्चे पॉज करके आंसर करते हैं देखते हैं कितनों का सही है बताना मुझे, ठीक है. 7th क्वेश्चन देखते हैं. विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश्ड अ हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सीकरी? फतेहपुर सीकरी में किसने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन की स्थापना की थी? मतलब ट्रांसलेट किया जाता था डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को. बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो करेक्ट आंसर इज अकबर. अकबर established a house of translation at Fatehpur Sikri where important Sanskrit words including the Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita and Panchtantra were translated into Persian language. Okay, now next देख लेते हैं. Which battle is associated with the Ahoms defeating the Mughals in 1671? 1671 में कौन सा बैटल हुआ था जिसमें अहोम्स से रिलेटेड है जो बैटल? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ तलई कोटा, बैटल ऑफ सराय घाट, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. सो करेक्ट आंसर इज बैटल ऑफ सराय घाट. इन द बैटल ऑफ सराय घाट इन 1671 अहोम्स सक्सेसफुली डिफीटेड द मुगल फोर्स. अहोम्स जो थे उन्होंने मुगल फोर्सेस को डिफीट कर दिया था जिसकी वजह से अहोम किंगडम रेसिस्ट मुगल एक्सपेंशन इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में मुगल का एक्सपेंशन ब्लॉक हो गया था, रुक गया था. द 9th इज हु फॉर्म द खालसा इन 1699? 1699 में किसने खालसा की शुरुआत की? गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह. सो करेक्ट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह. गुरु गोविंद सिंह फॉर्म द खालसा इन 1699. It became popular and important institution in Sikh history and was associated with values such as equality, courage and justice. The next question is which of the following was an important feature of Akbar's policy that helped him expand and stabilize the Mughal Empire? So कौन सी अकबर की ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर था अकबर की पॉलिसी का जिसने हेल्प किया उसके एम्पायर को एक्सपैंड करने में और मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज करने में? सो करेक्ट आंसर इज कौन सा होगा इनमें से? कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, कि इंडियन ट्रेडिशन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया. सपोर्ट एंड कोऑपरेशन विद मेनी राजपूत रूलर्स, अबोलिशन ऑफ ऑल रीजनल किंगडम्स बाय फोर्स, एंडिंग कल्चरल एक्सचेंज. सो बी इज द करेक्ट आंसर. राजपूत रूलर्स के साथ मिलकर उसने उनको सपोर्ट भी किया और उनसे उसको कोऑपरेशन भी मिला. Akbar adopted policies that helped him gain the support of many Rajput rulers. He also included Hindu officials in high positions and encouraged cultural interactions which helped expand and stabilize his empire. So इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 2 देख लिया. अब चैप्टर 3 देखते हैं, द राइज ऑफ मराठा. जिसकी एग्जाम में जो चैप्टर आ रहा है आप स्किप करके देख सकते हैं ना, मैंने सीक्वेंस में 7 चैप्टर्स कराए हैं. So chapter number 3, the rise of Marathas. First question is, where are the Marathas primarily native to? Marathas कहाँ के थे? Gangetic Plains, Deccan Plateau, Himalayan region, Malabar coast. So correct answer is Deccan Plateau. Marathas are a group of people native to Deccan Plateau, particularly present day Maharashtra. They are also identified with Marathi language. मतलब उनकी भाषा मराठी थी. What was the vision of a sovereign kingdom that guided Chhatrapati शिवाजी महाराज? स्वराज्य, साम्राज्य, पंचायत या दिग्विजय? सो सिंपल आंसर इज स्वराज्य.
अपना राज्य, अपना शासन। छत्रपति शिवाजी महाराज डेवलप द विजन ऑफ स्वराज्य, जिसका मतलब है सेल्फ रूल और अ सोवरेन किंगडम। दिस विजन इंक्लूडेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड छत्रपति शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश द नेवी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी क्यों एस्टैब्लिश की? टू कंट्रोल द हिमालयन passes, to secure access to coastal resources and protect the western coast, to expand into northern India। देखो नेवी का नदर्न इंडिया में क्या लेना देना होगा, तो आप ऑप्शंस ऐसे भी रूल आउट कर सकते हो कि कोस्टल एरियाज, डेक्कन में है तो कोस्टल एरिया से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड, तो कौन सा इसमें सही लग रहा है? कोस्टल रिसोर्सेज, जो समुद्र के एरिया होंगे उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा, है ना। तो ऐसे आप सही ऑप्शंस फाइंड आउट कर सकते हो। टू सिक्योर एक्सेस टू कोस्टल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द वेस्टर्न कोस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन है एज शिवाजीज किंगडम एक्सपैंडेड टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ही रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग कोस्टल रीजन्स। जैसे जैसे वो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, उनको समझ में आया कि कितना जरूरी है इस एरिया को कंट्रोल करना। Therefore, he established a full-time Maratha navy. The next question is, which military tactic did Chhatrapati Shivaji Maharaj successfully used against larger armies? बड़ी आर्मी के अगेंस्ट उन्होंने कौन सी टैक्टिक यूज की? ट्रेंच वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, नेवल ब्लॉकेड या ओपन फील्ड वॉरफेयर? गुरिल्ला टैक्टिक, है ना। गुरिल्ला वॉरफेयर इन्वॉल्व यूजिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स विद speed, surprise and detailed knowledge of terrain. This allowed the Marathas to defeat much larger armies. The next question is, at which fort was Chhatrapati Shivaji Maharaj formally crowned in 1674? कहां पर, किस किले में उनका राज्याभिषेक हुआ था? प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ या जिंजी? So correct answer is Raigad. In 1674, Chhatrapati Shivaji Maharaj was formally crowned with full Vedic rites at the mountain fortress of Raigad. His former title after the coronation was Shri Raja Shiv Chhatrapati. The next question is, what was the main purpose of Ashtapradhan Mandal established by Chhatrapati Shivaji Maharaj? अष्टप्रधान मंडल का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या पर्पस था? ये रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कराते थे, ये असिस्ट करते थे किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में, ये कंट्रोल करते थे फॉरेन ट्रेडर्स को, टू ऑर्गेनाइज विलेज फेस्टिवल। सो करेक्ट आंसर इज राजा को मदद करते थे, टू असिस्ट किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। अष्टप्रधान मंडल वॉज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स who assisted Chhatrapati Shivaji Maharaj in different areas of administration, including finance, justice, military affairs, फॉरेन अफेयर्स एंड रिलीजियस अफेयर्स। देखो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो भी आप ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आंसर में लिख सकते हो, ये 2 या 3 मार्क में, है ना। तो इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, तो आप ऐसे भी तैयारी करिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द 2 टैक्सेस लेविड बाय Marathas on provinces that were not directly used their rule, not under their rule? कौन से ऐसे 2 टैक्स लगाते थे मराठा उन प्रोविंसेस पे जो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं थे? जजिया, खराज, चौथ, सरदेशमुखी, लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स, जकत या चौथ? तो चौथ और सरदेशमुखी, 4 और 10 आपको याद रखना है, ठीक है। सो चौथ एंड सरदेशमुखी। मराठास ऑफन कलेक्टेड चौथ विच वाज 25%, 1/4, है ना, चौथा हिस्सा। एंड सरदेशमुखी ये क्या है? एडिशनल 10%, 10 आ रहा है ना इसमें, 10% फ्रॉम प्रोविंसेस आउटसाइड देयर डायरेक्ट कंट्रोल। इन रिटर्न ये बदले में क्या देते थे? ये टैक्स वसूलने के बदले में they provided protection and generally did not interfere in internal administration. Then 8th question is, which 3 division form the Maratha armed forces? कौन से थे ये तीनों में से उनके armed forces? Infantry, cavalry and navy, infantry, artillery and police, cavalry, navy and police, navy, artillery and intelligence. So correct answer is A, infantry, cavalry and navy. Maratha armed forces were divided into infantry, पैदल सैनिक, cavalry and navy. So cavalry में क्या आता था? बारागीस, whose horses and equipment were provided by the state, and शिलेदार्स who provided their own horses and equipment. So बारगीस जो होते थे उनको स्टेट यानी राज्य जो है वही घोड़े और इक्विपमेंट्स वगैरह देते थे, और शिलेदार जो होते हैं वो खुद से अपना यूज करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज मराठा वॉरियर क्वीन हु ऑर्गेनाइज्ड लार्ज आर्मीज एंड लेड द नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ मराठास? इनमें से कौन थी? अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई, जीजाबाई या फिर सरफोजी सेकेंड? सो करेक्ट आंसर इज
Tarabai. Tarabai ruled after the death of husband Rajaram. She organized large Maratha armies and sent them into Mughal territories in the north. Her military strategy helped preserve Maratha independence during a critical period. The next question is, which Tanjavur Maratha ruler established the Dhanvantari Mahal and started a printing press? किसने establish किया धनवंतरी महल में और printing press start कराया? Ekoji, Sarfoji second, Shahu Maharaj, Bajirao first. So correct answer is Sarfoji second. Sarfoji second established the Dhanvantari Mahal, which provided free treatment using Indian and Western medicine. He also started a printing press and supported music, literature and arts. So इसके साथ हमने chapter 3 भी complete कर लिया है. अब हम next chapter देखेंगे. So chapter 4 है हमारा the colonial era in India. ये भी history का part ही है. तो चलिए इसका first question देखते हैं. What is meant by colonialism? ये आपको 2 marks में भी आ सकता है बेटा, है ना? Colonialism क्या होता है? So the peaceful exchange of goods between countries, one country taking control of another region and imposing its political, economic and cultural system, the formation of an independent kingdom, development of local industry. So correct answer is जब एक country control कर लेती है किसी और country के political, economic और cultural system के ऊपर, तो उसे हम colonialism कहते हैं. Colonialism is the practice in which one country takes control of another region, establishes settlements and imposes its political, economic and cultural system. The next question is, which European explorers arrived at Cape Verde near Kozhikode in 1498 paved the way for European colonization in India? Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan या फिर मार्को पोलो? कौन आया था 1498 में कोझिकोडे के अराउंड? So correct answer is Vasco da Gama. Vasco da Gama arrived at Cape Verde near Kozhikode in Kerala in May 1498. His arrival marked the beginning of new phase of European involvement and colonization in India. The next question is, what was the main purpose of Portuguese cartage system? Cartage system जो था उसका main मकसद क्या था? Free education provide करना, land grants issue करना, control करना navigation को and trade in Arabian Sea, to collect agricultural taxes. So correct answer is नेविगेशन पे जो ट्रेड हो रहा था अरेबियन सी में उस नेविगेशन को कंट्रोल करने का मेन मकसद था कार्टेज सिस्टम का. सो अंडर द कार्टेज सिस्टम शिप्स सेलिंग इन द अरेबियन सी वर रिक्वायर्ड टू परचेज पोर्चुगीज परमिट. पुर्तगाल के जो लोग थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था अगर आप नाव वगैरह लेकर जा रहे हो, जहाज लेकर जा रहे हो व्यापार के इरादे से. शिप्स विदाउट दीज परमिट्स कुड बी सीज्ड. अगर नहीं है परमिट तो सीज कर लिया जाता था. हेल्पिंग द पोर्चुगीज डोमिनेट द स्पाइस ट्रेड, जिसकी वजह से पोर्चुगीज जो थे उनका स्पाइस ट्रेड पे डोमिनेशन हो गया था. नाउ विच बैटल इन 1741 was a major defeat for Dutch in India? डच की जो डिफीट हुई थी किस बैटल में हुई थी 1741 में? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ कोलाचल, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर. सो करेक्ट आंसर इज कोलाचल. इन 1741 forces of Travancore under King Marthanda Varma decisively defeated the Dutch at Battle of Kolachal both on land and at sea. The next question is, where did the French establish their important trading post and later develop their major colonial settlement in India? Pondicherry, Delhi, Surat या Lahore? So correct answer is Pondicherry. French established their first trading post at Surat in 1668 and later established their East India Company at Pondicherry in 1674. Pondicherry became the center of their activities in India. The next question is, which battle in 1757 में कौन सा बैटल हुआ जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इन द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया? बैटल ऑफ कोलाचिल, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ तलईकोटा या बैटल ऑफ हल्दीघाटी? सो करेक्ट आंसर इज 57 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था. सो बैटल ऑफ पलासी was fought in 1757 between East India Company and the forces of Sirajuddaula. British victory helped the company establish political control over Bengal and expand its power. The next question is, what was the main idea behind the British policy of divide and rule? To unite all Indian rulers, to encourage local industry, to exploit rivalries and division to strengthen British control. जो आपस में लड़ाई झगड़े थे उसको यूज करना ताकि वो अपना कंट्रोल बढ़ा सके. To give complete independence to Indian states. क्या होगा इसका आंसर? So correct answer is to exploit rivalries and division to strengthen British control.
ब्रिटिश यूज्ड एग्जिस्टिंग राइवलरीज बिटवीन रूलर्स, सक्सेशन डिस्प्यूट कि कौन आगे राजा बनेगा, ऐसे झगड़ों को फायदा उठाते थे इसका, सोशल डिवीजन का फायदा उठाते थे ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, बाय सपोर्टिंग वन साइड अगेंस्ट अनदर, एक का साथ देते थे दूसरे के अगेंस्ट, दे ग्रेजुअली एक्सपैंडेड देयर पॉलिटिकल कंट्रोल। देन एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? एक ऐसी पॉलिसी जिसमें फेमिन के दौरान, मतलब जब अकाल पड़ता है उस दौरान टैक्सेस को कम कर देना, पॉलिसी अंडर विच स्टेट्स कुड बी एनेक्स्ड व्हेन देयर रूलर्स डाइड विदाउट नेचुरल मेन हेयर, मतलब कि अगर कोई वंशज नहीं है, किसी का पुत्र नहीं हुआ किसी राजा का, तो इसके बदले जो स्टेट है उसको उस पे कब्जा कर लेते थे ब्रिटिशर्स। और पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग इंडियन इंडस्ट्री, अ सिस्टम ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। क्या होगा इसका आंसर? सो बी इज द आंसर, अ पॉलिसी अंडर विच स्टेट्स कुड बी एनेक्स्ड, है ना। अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश एनेक्स्ड प्रिंसली स्टेट्स व्हेन देयर रूलर्स डाइड विदाउट अ नेचुरल मेन heir. द पॉलिसी डिसरिगार्डेड द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ एडॉप्शन। पहले एडॉप्शन का प्रोसेस था कि अगर खुद का पुत्र नहीं हुआ है, बेटा नहीं हुआ है, तो किसी और से आप राजा लोग एडॉप्ट कर लेते थे और उसे उत्तराधिकारी बनाते थे, लेकिन इसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया और जिसका बेटा नहीं होता था, मतलब आगे कोई उनकी फैमिली से राजकाज संभालने वाला नहीं है उत्तराधिकारी, तो उसको अपने कब्जे में ले लेते थे, उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। देन व्हाट वाज वन मेजर रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंक्लूडिंग ड्यूरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान भारत की ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसका डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, मैंने आपको बताया था। तो इसमें ऑप्शंस है, इंडियन टेक्सटाइल्स बिकेम अनपॉपुलर वर्ल्ड वाइड, ब्रिटेन imposed heavy taxes on Indian textiles and promoted British manufactured goods in India, Indian artisans stopped producing textile voluntarily, then India stopped growing cotton। नहीं, इसमें आंसर है बी कि ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए थे इंडियन टेक्सटाइल पे, और जो उनके यहाँ के सामान बन के आते थे उसको बिल्कुल मिनिमल टैक्सेस के साथ इंडिया में मंगाते थे और बेचते थे। सो ब्रिटिश पॉलिसी प्लेस्ड हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल entering Britain, while British manufactured goods entered India with minimal tariffs. This severely damaged India's textile industries and pushed many skilled artisans into poverty. The last question from this chapter, what was one important objective of Macaulay's education policy in colonial India? मैकले मिनट करके एक पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के दौरान, तो उसका क्या मेन मकसद था, ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल को स्ट्रेंथन करना, या एक ऐसे इंडियन क्लास को बनाना जो कि ब्रिटिश के भलाई के लिए काम कर सके, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, या फिर फ्री हायर एजुकेशन सभी इंडियंस को प्रोवाइड करना। सो वो ऐसे लोगों को बनाना चाहते थे जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को पूरा कर सके। सो टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड सर्व ब्रिटिश interest, Macaulay's education policy aimed to create a class of Indians who would be educated in British idea and could work as clerks and lower level officials in colonial administration. So with this we are done with chapter number 4. अब हम civics के chapters देख लेते हैं। सो अब चैप्टर 5 देखेंगे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन इन इंडिया? इसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का? ओनली एजुकेटेड सिटीजन कैन वोट, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज वन वोट ऑफ इक्वल वैल्यू, ओनली टैक्स पेयर्स कैन वोट, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन वोट। सो करेक्ट आंसर इज एवरी एडल्ट सिटीजन हैज वन वोट ऑफ इक्वल वैल्यू। सबके वोट की वैल्यू इक्वल होती है और हर एडल्ट सिटीजन जो है वो वोटिंग कर सकता है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मींस दैट एवरी इंडियन सिटीजन एजेड 18 years and above has the right to vote irrespective of caste, creed, race, religion, gender, education or income. The next is, which article of Indian Constitution provides for elections based on universal adult franchisee? ये किस आर्टिकल में मेंशन है? 14, 21, 326, 370। सो आर्टिकल 326 में इलेक्शंस के प्रोविजन बताए गए हैं। So Article 326 provides that elections to the Lok Sabha, state legislative assemblies and certain representative bodies are based on universal adult franchisee. The next is, which institution is responsible for conducting elections to Lok Sabha and state legislative assembly? इनमें से कौन कंडक्ट कराते हैं इन दोनों के इलेक्शन? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? So Election Commission of India is the correct answer. Election Commission of India is an independent constitutional body responsible for conducting free,
free and fair elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly एंड ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी के इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है. देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट का मेन पर्पस क्या है. आपको कोई देख नहीं रहा आप किसको वोट कर रहे हैं, तो इसका मेन मकसद क्या रहा होगा. ताकि वोटिंग कंपलसरी हो, ताकि वोटर्स की जो चॉइस है वो प्राइवेट रहे, ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो सके, टू अलाउ वोटर्स टू वोट ट्वाइस, कि वोटर्स जो है वो जाकर 2 बार वोट दे सकते हैं. नहीं, जो वोटर्स की चॉइसेस को प्राइवेट रखने के लिए. टू कीप वोटर्स चॉइस प्राइवेट, अ सीक्रेट बैलेट ensures that no one knows whom a voter has chosen. This helps voter make their choice freely and fairly without pressure or influence. The next is what does NOTA stand for. NOTA की full form क्या होती है. None of the above, national option to all, new order through authority, national organization of transparent administration. So none of the above, simple सा इसका full form है कि इनमें से ऊपर जो भी कैंडिडेट है उनमें से कोई भी मैं नहीं चुनता हूं या चुनती हूं तो नोटा पे क्लिक करते हैं. NOTA allows voter to indicate that they do not wish to vote for any of the candidates listed on ballot or a voting machine. Then sixth question is which electoral system is used for election to Lok Sabha, State Legislative. इनमें कौन सा सिस्टम यूज होता है इन दोनों के इलेक्शन के लिए, लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओनली या लॉटरी सिस्टम. सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. द कैंडिडेट हु रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी wins even if the candidate does not receive more than 50% of votes. The next is which of the following is responsible for responsibility of Election Commission of India. इनमें से कौन सी responsibility है Election Commission of India की. नेशनल बजट बनाना, इलेक्शन के डेट्स डिसाइड करना और ओवरसी करना इलेक्टोरल प्रोसेस को, पासिंग लॉज इन पार्लियामेंट, अपॉइंटिंग ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. तो करेक्ट आंसर इज इलेक्शन के डेट, इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको ओवरसी करना इनका काम होता है. सो इलेक्शन कमीशन सेट्स इलेक्शन डेट्स, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, एनफोर्सेस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड oversees the electoral process to ensure free and fair elections. The next question is what is the purpose of VVPAT in election. VVPAT का क्या पर्पस होता है. To register new political party, कि नई political party के registration के लिए, provide physical paper record of the vote cast, to identify political candidates, to count the population of a constituency. So correct answer is to provide a physical paper record of the vote cast. The VVPAT produce a physical paper record that allow voters to verify that their electronic vote was recorded correctly. एक पेपर पे प्रिंट निकल कर आता है जिसको भी आपने वोट दिया उसका नाम लिखा रहता है, साइन बना होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बैकअप फॉर वेरिफिकेशन एंड रिकाउंटिंग. द नेक्स्ट इज हाउ आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जनरली इलेक्टेड. राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं. डायरेक्टली बाय ऑल सिटीजन, बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड उनके द्वारा. सो राज्यसभा मेंबर्स आर चोजन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन. इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट 233 मेंबर्स और जो 12 मेंबर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. देन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करते हैं. सारे सिटीजन्स डायरेक्टली, मतलब हम वोट करते हैं, या फिर लोकसभा के मेंबर्स, या फिर एक ऐसा कॉलेज बनता है जिसमें एमपीज और एमएलएज होते हैं जो भी इलेक्ट है, ओनली मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. सो सी इसका आंसर है. एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज. प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते प्रेसिडेंट को. इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट and elected members of legislative assemblies of the states and union territories of Delhi and Puducherry. इनके जो members हैं elected वो चुनते हैं. ठीक है. अब हम चैप्टर 6 देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. सो 6th चैप्टर है हमारा. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बना है. लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट. सो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, प्रेसिडेंट भी पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का. ओके. सो प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा आर द कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. सो पार्लियामेंट
कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, दैट इज लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें 2 गवर्नमेंट का सिस्टम हो, जिसमें 2 पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसमें 2 लेजिस्लेटिव हाउस हो, या जिसमें 2 प्रेसिडेंट हो, जिसमें 2 लेजिस्लेटिव हाउस हो, है ना। सो बाइकैमरल मीन्स हैविंग 2 चैम्बर्स और हाउसेस। एट यूनियन लेवल इंडिया हैज लोकसभा एंड राज्यसभा। देन हु प्रिसाइडेड ओवर द राज्यसभा। राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स या जो भी सेशंस होते हैं उनको प्रिसाइड कौन करता है? जैसे मॉनिटर होते हैं क्लास में, वैसे वहां पर कौन कंडक्ट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा तो लोकसभा को देखेंगे ना। सो चलिए देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा and presides over its proceeding. Then fourth question is which of the following is a major legislative function of parliament? Parliament का main legislative function कौन सा है? Law बनाना, conducting court trials, appointing all civil servants या managing local elections. So law बनाने का काम main होता है. Making laws is one of the primary responsibility of legislature. A proposed law is introduced as a bill and follows a defined process before becoming an act. Then what is a bill? बिल क्या होता है? एक फाइनल लॉ होता है जो पार्लियामेंट पास कर देती है, एक ड्राफ्ट होता है जिसमें लॉ को प्रपोज किया गया है कि ये लॉ बनना चाहिए, कोर्ट के जजमेंट को कहते हैं, या ऐसा ऑर्डर जो मिनिस्टर ने इशू किया है। क्या होता है बिल? ये ड्राफ्ट होता है जो लॉ बनाना है, ठीक है। अगर ये फाइनल लॉ पास हो जाए पार्लियामेंट से तो वो एक्ट बन जाता है। सो अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ. इट मस्ट गो थ्रू द पार्लियामेंट्री प्रोसेस एंड रिसीव द रिक्वायर्ड अप्रूवल बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट. नाउ विच टाइप ऑफ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा? इनमें से कौन सा टाइप का बिल ऐसा है जिसे सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, एजुकेशन बिल, मनी बिल या कल्चरल बिल? सो मनी बिल इज द आंसर. मनी बिल डील्स विद फाइनेंशियल मैटर्स सच एज टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट बोरोइंग्स. It can be introduced only in Lok Sabha with the prior recommendation of President. Then which parliamentary mechanism allows Member of Parliament to ask Minister questions about government policies and activities? ऐसा इनमें से कौन सा है जिसमें मैकेनिज्म कौन सा है इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी वो क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिस्टर को जो भी उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई है या एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में. सो क्वेश्चन आर जीरो सेंसस, पब्लिक हियरिंग या इलेक्शन आर. So question R is the answer. During question R, MPs ask minister questions about government policies and activities. This helps Parliament hold the executive accountable for its action and decision. Then question 8 is who is de facto executive authority in India's parliamentary system? De facto मतलब कि मेन जो पावर है कौन किसके पास होती है इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम में? प्रेसिडेंट के पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास या लोकसभा के स्पीकर के पास? सो करेक्ट आंसर इज the prime minister. So president is nominal head of executive while the prime minister is the de facto executive authority. president जो है नाम के head होते हैं, prime minister de facto यानी main authority उनके पास होती है. prime minister leads the council of minister and coordinates the work of different ministries. Now next is which list contains subject on both? कौन सी इनमें से लिस्ट है जिसमें दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, जिनके ऊपर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या नेशनल लिस्ट? सो कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट पे स्टेट. कंकरेंट लिस्ट ऐसी है विच कंटेन सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज और कैन लेजिस्लेट. इफ द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ ऑन अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो इट. अगर किसी भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. देन व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जुडिशरी इन रिलेशन टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव? इनके रिलेशन में जुडिशरी का क्या एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ये एनुअल बजट बनाती है जुडिशरी, ये चेक करती है कि लॉ जो बना रही है गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना रही है कि नहीं, संविधान को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंट करते हैं या पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं. तो जुडिशरी ये देखते हैं कि लॉज जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, लॉज बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. सो जुडिशरी एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन examine laws passed by parliament and actions of executive to ensure that they do not violate the constitutional framework. Okay, so with this we are done with chapter number 6. अब last chapter देख लेते हैं, chapter 7 economics का है.
चैप्टर 7 है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द रिसोर्सेज और इनपुट्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में जो इनपुट्स यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट्स या मार्केट रिसोर्सेज। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज और इनपुट्स जो यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। बिजनेस इन्हें कंबाइन करती है इन इनपुट्स को और बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 में से ये कौन सा नहीं है? लैंड, लेबर, कैपिटल या कंजम्पशन। सो करेक्ट आंसर इज कंजम्पशन। 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटेटर ऑफ प्रोडक्शन। देन थर्ड क्वेश्चन is in economics what does the term land include? Land का मतलब क्या होता है? Only agricultural field, only buildings and factories, geographical land and natural resources, only forest. So इसमें आता है geographical land, जमीन वाला area और natural resources. So in economics land includes geographical land as well as natural resources such as soil, forest, water, air, sunlight, minerals, oils and natural gas. The next is what does labor refer टू इन प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर का मतलब क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस में? ओनली फिजिकल वर्क, ओनली मेंटल वर्क, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। सो फिजिकल और मेंटल दोनों ही एफर्ट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं उसे कहा जाता है लेबर। सो लेबर इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। फार्मर्स, कारपेंटर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑल कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू देयर वर्क टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट, what is meant by human capital? Money owned by people, specialized skills, knowledge, abilities and expertise of people, the buildings owned by workers, natural resources used by people. Human capital का मतलब इसमें से कौन सा होता है? So specialized skills, knowledge, abilities and expertise of the people. Human capital refers to skills, knowledge, abilities and expertise that enable people to perform work efficiently. It represents the quality and efficiency of labor. The next question is which of the following is an important facilitator of human capital? Human capital का important इसमें फैसिलिटेटर कौन सा है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट या वेस्ट जनरेशन। सो करेक्ट आंसर इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन डेवलप्स नॉलेज, एजुकेशन से ज्ञान बढ़ता है, ट्रेनिंग डेवलप करती है स्किल्स को जो भी जॉब के लिए चाहिए। दोनों साथ में मिलकर इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो कैपेबल बने और प्रोडक्टिव बने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन। कैपिटल इनमें से कौन सा है? सनलाइट, वर्कर्स फिजिकल एफर्ट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स आइडिया। Entrepreneur's idea, तो इनमें से कौन सा है? मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सो कैपिटल इंक्लूड्स मनी एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सच एज मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। द नेक्स्ट इज हु इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? अ पर्सन हु ओनली वर्क्स फॉर वेजेस, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं सिर्फ, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, रिस्क लेता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ फिनिश्ड गुड को बाय करता है, खरीदता है। सो जो व्यक्ति प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, रिस्क ले और सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करे, उन्हें हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दे टेक आइडियाज, दे कम्स विद आइडियाज, टेक रिस्क, कंबाइंस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन टू रन अ बिजनेस। Entrepreneurs can also create jobs and support livelihoods. The ninth question is how are factors of production connected? चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कनेक्टेड कैसे होते हैं? ये इंडिपेंडेंटली होते हैं, वर्क करते हैं एक दूसरे के, मतलब डिपेंडेंट नहीं होते हैं एक दूसरे पे। दे आर कंबाइंड एंड कॉम्प्लीमेंट वन अनदर इन प्रोडक्शन, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प करते हैं। ओनली कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, ओनली लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड कंबाइंड टुगेदर टू वर्क एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। द फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रोडक्शन may become inefficient or stop if important inputs are missing or misused. The last question is Now, last question है why should producers adopt sustainable practice? Producers जो होते हैं उन्हें sustainable practice क्यों adopt करनी चाहिए? ताकि pollution बढ़े या natural resources का use without limits वो करे, to protect resources for present and future generation, to stop all production activities. So correct answer is to protect resources for present and future generations. Explanation है natural resources are limited and can be disregarded by careless production. Producers
should reduce waste, avoid pollution and use resources responsibly so that future generation can also meet their needs. So with this students, we are done with all the chapters, first chapters to 7 chapters of your SST NCERT book 1 है ना. और इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. साइंस का भी ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ. नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का बनाऊं प्लीज लेट मी नो. ओके, सो विल मीट वेरी सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. और ऐसे ही एमसीक्यू का एक और पार्ट मतलब 70 और क्वेश्चंस मैं जानकी स्टडी कॉर्नर पे भी अपलोड कर दूंगी. तो प्लीज गो थ्रू दैट एंड watch that video. Okay, so please keep learning and revising. Take care. Bye.